ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था 100 साल बाद भी 4 कंपनियां इन्वेस्टर्स को अभी भी पैसा देने को तैयार। उनकी सारी मेरिट डिमेरिट, उनकी सारी प्रॉफिट हानि, सेल, पी रेशो, सब सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। और ये चारों कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं कि इनमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने वाले पर आज तक नुकसान नहीं उठा, अभी कभी भी नुकसान नहीं हुआ उनको। और इतनी साउंड कंपनी है कि इनका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं। बड़ी भारी भारी कॉम्पिटिटर, मतलब टेक्नोलॉजी है बहुत, और इन्वेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब यथावत चालू रहते हैं। उसकी बदौलत ये बाजारों पर कब्जा जमाए हुए हैं, देश पर, दुनिया पर राज कर रहे हैं। इनका माल वैसा ही चीज दूसरे मैन्युफैक्चरर की 100 रुपये में बिकेगी, इनकी 150 रुपये में बिकेगी, और लाइन लग के बिकेगी, एडवांस में बुकिंग आएगी। मतलब इसलिए मैंने इन 4 शेयरों के ऊपर विश्लेषण किया था। मेरी रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, आप अपने हिसाब से तय करें, सोचे समझे। मेरा काम खाली स्टडीज है, मतलब मैं केवल मात्र ये उदाहरण दे रहा हूँ किस तरह के शेयर हैं जो किस तरह चल पाते हैं और किस तरह चले हैं। एक बुकिश नॉलेज है ये। कोई मैं बाजार का सटोरिया नहीं हूँ, ऑपरेटर नहीं हूँ, कोई पीएमएस सर्विसेज का आदमी नहीं। और अब आज बाजार की बात कर लेते हैं। अमेरिकन बाजार कल शाम को बहुत तेज बंद हुए हैं, मतलब रात को बंद बहुत तेज बंद हुए हैं, लाइफ टाइम हाई पे जा रहे हैं, कहीं झुकने को तैयार नहीं है। और उसके बावजूद जबकि ब्याज की रेटें बढ़ी हुई हैं, अभी ब्याज की रेट बढ़ने के बाद में टेक्नोलॉजी सेक्टर कितना ऊपर जाएगा कोई पता नहीं। आईटी सेक्टर भी मजबूत है, इंडियन आईटी मजबूत है। इंडियन आईटी भी अब दबने को तैयार नहीं, किसी भी वक्त इसमें विस्फोट हो सकता है। क्यों कि सितंबर अक्टूबर तक तो एक किस्त, एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द इंटरेस्ट रिडक्शन आ ही जाएगा। मतलब दुनिया के और कई देश ब्याज घटाना शुरू कर दिया है। तो ऐसी सूरत में नाउ द टाइम हैज कम, और 4-6 महीने का तो गेस्टेशन पीरियड लेना ही पड़ेगा ना। मतलब ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि कोई इसको कोई ज़्यादा अब आईटी सेक्टर में ज़्यादा कोई गुंजाइश लेट बची है। ठीक है, और इंडियन मार्केट भी बहुत स्ट्रांग है, और वही पीएसयू, डिफेंस शेयर और ये सब तेज खुले हैं, मतलब बड़ी मजबूत हालत में। हाँ, एक दुखद खबर जरूर आई है, उसमें आप भी अपने आप को सोच लें, समझ लें कि अमेरिका में फार्मा की जो रेटें हैं, दवाओं की, मेडिसिन की जो रेटें हैं, वो डबल डिजिट में गिर गई। ये सीएनबीसी पे अभी अनाउंस किया है उन्होंने। अब ये खबर झूठी है, गलत, मैं इसको कंफर्म नहीं कर पाया हूँ बिकॉज द टाइम वाज वेरी शॉर्ट। लेकिन जो दवा के जो शेयर हैं उनका बिहेवियर भी ये कह रहा है कि शेयर, मतलब वास्तव में ये खबर सही हो सकती है। अरविंदो को, नाटको को, इनको मैंने भी कहा था कि भाई ये शेयर बहुत मजबूत है, बहुत अच्छे हैं इनके, ये मेरिट है, लेकिन फिलहाल उनके अंदर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। वेरी लॉन्ग टर्म के लिए जो बहुत तसल्ली वाले लोग हैं उन पर तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 4-6 महीने के लिए, साल भर के लेते हैं, उनके लिए प्रभाव आ सकता है। मैं बहुत दो टूक बात कहने वाला हूँ। हालात के हिसाब से कंपनियों के प्रोस्पेक्ट्स बदलते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म में तो बदलते हैं। अब कोई ये कहे साहब कल तो आपने ये कही थी, आज की, आज जो खबर आई उसके हिसाब से मैं आज बात कर रहा हूँ, कल जो खबर आएगी मैं कल बात करूंगा। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि ये जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ना, ये सन 2015 के बाद 8 से 15 तक तो लगातार चला, उसके बाद फ्लक्चुएटिंग और बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है। और अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं तो दवा जैसी चीज की कीमतों को गिराई जाती है गवर्नमेंट। फार्मा को कम करना तो उनके लिए चुनाव जीतने के लिए बहुत आवश्यक है। तो अब चलते हैं, आज का वीडियो हम बनाएंगे, और आज का वीडियो ये होगा कि मल्टी बैगर में कैसे फंसते हैं। अभी निकालता हूं मैं, 1 मिनट। मल्टी बैगर में कैसे फंसते हैं, ये मल्टी बैगर का जो नारा है, डायलॉग है, स्लोगन है, कुछ भी कहें अपन इसको, ये इतना खतरनाक बन गया है कि इसके नाम से कुछ भी कर लो। चाहे आप किसी भी चीज को मल्टी कर कहकर बाजार में बेच जाओ, 2-4 ऑपरेटर, 2-1 ऑपरेटर, 2-1 पीएमएस सर्विसेज और मीडिया, ये मिलकर के मिट्टी को भी सोना बना के बेच सकते हैं, मिट्टी को मल्टी बैगर बना के बेच सकते हैं। तो मैं उसके उदाहरण पेश करूंगा अभी आपके सामने।
ऐसा एक हिप्नोटिज्म पैदा कर देते हैं बाजार में, क्रिएट कर देते हैं, हर आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है। जो ज्ञानी आदमी वो तो नहीं होते, वो तो उसका लाभ उठाते हैं, लेकिन जो बेचारे सीधे साधे होते हैं, जिनको इतिहास पता नहीं है, जिनको फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है, जो कंक्लूड नहीं कर सकते अपने लेवल पर, वो उस लपेट में आ जाते हैं। और आप भी देखिए कि इतिहास भरा पड़ा है, लोगों ने कट्टे भर भर के, बोरियां भर भर के चढ़ाई शेयरों की जब फिजिकल डिलीवरीज थी। उसके बावजूद भी सेबी ने बहुत कंट्रोल किया है, मर्चेंट बैंकर्स को बहुत खींचा है। सेबी बहुत छानबीन करके अप्रूवल देती है, उसमें कोई चीज़ गलत नहीं लिखी हुई हो, कुछ और हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ घटनाएं, कुछ क्या काफ़ी हैं, मतलब कुछ नहीं काफ़ी हैं। पिछले 2 साल में मैं 10-20 बता दूंगा आपको, बहुत है घटनाएं। और उसका कारण क्या है कि आम आदमी शेयर बाजार में पूर्ण ज्ञान नहीं रखता है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और उस कमी को ही मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर वो कमी दूर, आप लोग पढ़ेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, आप उसको समझेंगे, तो वो आपकी कमी दूर हो सकती है। मेरा भरसक प्रयास है, आई एम डेडिकेटेड फॉर दिस वर्क। आप निश्चिंत रहिए, मैं हर कदम पर, हर सांस तक आपको मैं ये शेयर बाजार के फंडा सिखाने की कोशिश करूंगा विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा आपको, हर चीज बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे क्या हुआ, और मीडिया ने क्या रोल प्ले किया और एनालिस्टों ने क्या रोल प्ले किया उसके अंदर। जब 15-15 एनालिस्ट जी बिजनेस चैनल पर पकड़े जाते हैं सेबी के द्वारा, उनको दंडित कर दिया जाता है, और जी बिजनेस एक लाइन नहीं बोलता है, ये क्या संदेश देता है? भाई उनको माफी तो मांगनी चाहिए थी कम से कम बिजनेस वालों को, हमारी त्रुटि की वजह से ऐसा हुआ और हम शर्मिंदा, हर क्षमा याचना करते हैं पब्लिक के सामने। एक लाइन नहीं बोले, पता ही नहीं पड़ने दिया कि उनके चैनल पे गलत बात कहने वालों को सेबी ने पकड़ के दंडित कर दिया। इस बात को पता तक भी नहीं पड़ने दिया, पब्लिक अनाउंसमेंट तक नहीं आया। इस बात का बड़े अफसोस की बात है। उस मीडिया पे आप कैसे बिलीव करोगे? मतलब है, बिलीव तो करना पड़ता है। जो खबरें आती है न्यूज के लिए देखते हैं हम तो, खास तौर से एनालिसिस के लिए हम नहीं देखते हैं, उसका एनालिसिस हम खुद करेंगे, डाटा को, न्यूज को हम खुद तलाश करेंगे। लेकिन न्यूज देखनी पड़ती है, प्राइमरी क्लू वहीं से मिलता है कि हाँ ये न्यूज आई, इसको देखें, डिटेल में देखें, भाई ये होता है। तो आप देखिए कि नायका का आईपीओ आया था, आज के 3-3.5 साल पहले नाइको का आईपीओ आया। वो आईपीओ आया था 1300 रुपये में आया था, और लिस्ट करीब 1900-2000 में हुआ। 1 पेड अप शेयर था, 2500 रुपये तक गया था। मुझे भी अलर्ट होकर आए थे, मैंने भेज दिए 2500 रुपये। मैंने और कईयों को समझाया, भाई भेज दो इस शेयर को, नहीं साहब नायका है। कारण क्या था कि मीडिया के कुछ लोगों ने, कुछ एनालिस्टों ने इतनी बड़ाई कर दी थी उसकी, इतनी बड़ाई कर दी थी कि पता नहीं नायका तो क्या हो जाएगा। अरे भाई 1 पेड अप शेयर 25 रुपये, ईपीएस कुछ नहीं, धेले की ईपीएस नहीं है इसकी, ये क्या हो जाएगा? मतलब ये टाटा बिरला के जो शेयर हैं, अंबानी अडानी के जो शेयर हैं, ये कुछ नहीं है क्या इसके सामने? और लिस्ट हुआ, वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया उसका, 8,000 करोड़ की सेल, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अर्निंग के नाम पर धेला नहीं। बताइए आप कैसे हो? भाइयों को समझाया बेच डालो, अरे नहीं साहब नायका है तो नहीं बेचेंगे। आज उसको अगर डिस्काउंट करके लेते हैं, वो 478 रुपये की रेट आती है, 462 रुपये की रेट आती है, लेकिन आज 178 रुपये का। 178 रुपये कोई 6-8 महीने से पड़ा हुआ है। और नायका का मैनेजमेंट इतना बुद्धिमान मैनेजमेंट था कि उसने इतने तरीके से वो पैसे ले गए कि पूछो बता। और लोग देखते रहे, और आज भी नायका के चर्चे हैं कि साहब नायका को मल्टीबैगर माने के। अरे क्या मल्टीबैगर मानोगे, 1 रुपया नहीं कमा पाई ये कंपनी। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इनको शोरूम खोलने चाहिए। आप कितने लोग जानते हैं हिंदुस्तान में नायका बनाती है, क्या क्या बनाती है नायका, किसको पता पड़े? अरे भाई नायका के अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्सेज में, अच्छे अच्छे मार्केट्स में, बड़े बड़े शहरों में, इंडिया में 100-200 शोरूम, 200-400 शोरूम तो खोलो, जिसपे आपका डिमोस्ट्रेशन तो हो जाए सामान का। तो इतनी देर बाद इनकी समझ में आई है, और ये छोटे मोटे कॉम्प्लेक्सेज में छोटे मोटे शोरूम इन्होंने खोले हैं। कुछ जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उनमें भी इन्होंने अपना सामान रखना शुरू किया है, लेकिन वो पब्लिसिटी का तरीका गलत है। दूसरी बात, आप एडवर्टाइजमेंट दीजिए, आप लोगों को, आप अपने माल की क्वालिटीज बताइए, सैंपल बताइए, आप ऑफिसेज में जाइए, आप मतलब पब्लिक प्लेसेस पे जाइए और उसको डिमोस्ट्रेट कीजिए। मतलब ये कोई खर्चा ही नहीं करते।
इनकी एक ही थ्योरी है साहब, हम तो मतलब शोरूम का खर्चा बचा करके प्रॉफिट बताएंगे, ये मूर्खता के काम है ये सब। और वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मात्र 20,000 करोड़ का मार्केट है। यार 20 भी नहीं रहेगा मैं कह सकता हूं, अगर मैनेजमेंट की पॉलिसी यही रही। अनदर थिंग, इक्यो लाइट का एक आईपीओ आया था। लाइटिंग के लिए एसेसरीज बढ़ाती है ये कंपनी, और ऐसा कर दिया था उसको उस समय की पता नहीं क्या हो जाएगा, दम थी नहीं उसमें। 477 तक रुपए ले गए थे, आज 245 पड़ा है, कोई नाम लेवा नहीं है उसका। साई सिल्क, सितंबर में इश्यू आया था इसका, तो आते समय खैर प्रशंसा तो नहीं की थी लोगों ने इसकी, लेकिन जो ये मैनेजमेंट जो ढांचा बढ़ा के लाया था ना, उस हिसाब से सब्सक्राइब हुआ फर्स्ट क्लास 7-8 टाइम, और लिस्ट हुआ, लिस्ट होकर के 345 तक गया, 341 तक गया, और अभी 179 पड़ा है। सारी रिपोर्ट जितनी वर्किंग आई नेगेटिव आई वर्किंग। ये नेगेटिव वर्किंग आने से ही बैठे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छी वर्किंग आई फिर बैठ गए हो शेयर। जो तीसरा शेयर बता रहा हूं अभी आपको, आइडिया फोर्ज, आइडिया फोर्ज का शेयर आया, ये वो बनाएगा, ड्रोन बनाएगा। 1344 रुपए लिस्ट हुआ था इस शेयर, और अभी 618 रुपए, लेस देन हाफ। अब बताइए क्या हो, यानी मल्टी बैगर, पता नहीं क्या हो जाएगा, बैठ गया, खत्म है। टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर, वाकई शेयर बहुत मजबूत है, टाटा का शेयर है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप देखिए, बढ़िया का मायना ये थोड़ी है बढ़िया 10 रुपए की चीज को आप 2,000 रुपए में बेच दोगे आप, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हम भी खरीदना चाहते थे कि 800-900 रुपए के आसपास अगर ये लिस्ट होगा तो खरीद लेंगे थोड़ा बहुत, मतलब जितनी हमारे पास लिक्विडिटी अवेलेबल है। लेकिन कैसे खरीद लो हो, वो तो ऐसा एक हवा खड़ा कर दिया, और उस हवे का परिणाम क्या रहा मालूम है आपको? 1400 रुपए में शेयर लिस्ट करवाया। तो जो तेज तर्रार लोग थे वो तो ठोक गए माल को उस समय, और जो अलॉटमेंट का माल था इंस्टीट्यूशंस के पास था, उसमें से भी वो जो बेच सकते थे उन्होंने बेच डाला, और शेयर टूट करके 125 रुपए आ गया। वर्किंग कलर लगातार खराब आ रही है उसकी। अब बताइए वो अटक गया कि नहीं अटक गया? मल्टी बैगर की जगह मल्टी बैगर हो गया। तो व्हाट इज दिस, मतलब क्या मीडिया है, क्या एजुकेशन है, क्या एनालिसिस है, आप बताइए। मतलब 850-900 में हमने खरीदने का इसलिए सोचा था कि इससे खराब भी अगर कोई वर्किंग आ गई तो टाटा का शेयर है, टेक्नोलॉजी का, आईटी का शेयर है, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कहाँ जाएगा, साल 6 महीने पड़ा रहेगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ, बदकिस्मत की बात। फ्लेयर, फ्लेयर राइटिंग पेन, ये भी ब्रांडेड कंपनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका माल बिकता है, बाजारों में सब कुछ बिकता है। और ये दोनों उसके मैनेजिंग डायरेक्टर सीएफओ टीवी पर आए थे, और वो अपनी प्रशंसाएं ठोक के गए थे खूब जोर शोर से। परिणाम क्या रहा? 514 रुपए से 292 रुपए है, क्योंकि वर्किंग खराब आती चली गई बाद में। पैसा लेना था, बढ़िया बैलेंस शीट बना के लाए, ग्रोथ दिखा के लाए, सब कुछ किया, सभी कंपनियां ग्रोथ दिखा के लाई थी, बैठ गई बात में, और वर्किंग सब खराब आ गई। गंधार ऑयल, गंधार ऑयल के शेयर को 324 रुपए में मैंने बेचा था, और वो भी अब आप देखिए कि जो ट्रांजैक्शन करते समय बटन खोलने पड़ते हैं, उसको स्क्रीन को खोलना पड़ता है, बटन दबाने पड़ते हैं, उसमें इतना सा टाइम तो लगता है ना। मैंने 324 में बेच पाया, उसके बाद दर 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 गिरता चला गया। इतना ऊंचा लिस्ट करवाया, शेयर की वर्थ ही नहीं थी, इतनी दम ही नहीं थी इसमें। केमिकल सेक्टर का शेयर है, केमिकल का शेयर मरा पड़ा है, ग्रोथ डी ग्रोथ आ रही है ग्रोथ की जगह। तो ये भी मल्टी बैगर की कहानी चल रही थी। लेकिन 344 रुपए लिस्ट हो गए, 218 है आज। अब आप ये कहोगे कि साहब ये है तो सही, लेकिन आप ये क्या बताने से क्या हो, तो समय गुजर चुका है। लेकिन माय डियर, मैं बताऊंगा आप, मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी आते हैं। तो ये तो आईपीओ के जरा जो मल्टी बैगर की जो 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 तूताड़ी कहो या शहनाई बस्ती हैं, उन शहनाइयों की स्थिति बताइए। अनदर थिंग, आई एम कमिंग ऑन अनदर पॉइंट, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनमें भी मल्टी बैगर की कथाएं कही जाती हैं, जैसे रामचरित मानस गाई जाती है, गीता की कथा सुनाई जाती है, उसी तरह से। और वो तो फिर भी बेचारा कोई पंडित छोटा मोटा गाता करता है, ये तो फोर्स शानदार शहनाइयों के साथ भारत के पूरे विश्व के टीवी सेटों पर बजाई जाती है। तो आप देखिए, राम की इंफ्रा मिट्टी हो गया बिल्कुल, जबकि इंफ्रा का समय है, और राम का इंफ्रा की भी बहुत बड़ाइयाँ करते, राम का इंफ्रा खरीदो।
डेल्टा कोर गवर्नमेंट ने 4,500 करोड़ रुपए की इस पर पेनल्टी लगो, जीएसटी निकाल दिया, इनकम टैक्स निकाल दिया, टैक्स लायबिलिटी निकाल दी। और उस वक्त भी कहा नहीं किसी ने भी टीवी पर, ये तो कहते थे लगा दी, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है ये वो उल्टी सीधी बात करते थे, साफ बात नहीं करते थे। अब आम इन्वेस्टर बेचारा समझ नहीं पाता है, वो इन पर बेस करता है। क्या हुआ, 250-300 रुपये चलता था, 125 रुपये आ गया। ब्राइट कॉम 300 रुपये चलता था, 14 रुपये चलता है। और बहुत से शेयर है, जितना कहो उतना कम है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में इसका किया क्या जाए, उस बीमारी, उस चोट से बचने के लिए, उस त्रासदी से बचने के लिए, ये मैं जो गला फाड़ रहा हूँ मैं एक बार तो बीच में याद दिला दूँ आपको कि प्लीज़ अगर मेरा वीडियो सब पसंद आता है, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सीखें। पूरा वीडियो देखें आप, मतलब वरना कोई मतलब नहीं निकलेगा। अनदर थिंग लेट्स सी, अब आप समझो साहब रेमेडी क्या हो। अब इसकी रेमेडीज ये है कि एक तो मेरा लेक्चर आप जरूर सुनो, ये व्यर्थ नहीं है, ये लाखों की बात है, फ्री में मिल रही है, इसका मतलब नहीं इसकी कीमत नहीं है। मैं खुद कहता हूँ मेरे मुंह से, अरे भाई मुझको कोई लेक्चर इस तरह की बात बताने वाला नहीं था, मुझे मिला ही नहीं उस समय जो इतनी ईमानदारी के साथ मुझे हर बात बता दे। उसका परिणाम यह कि मुझको 10-15 साल लग गए इसको समझने में, इसकी माजरे। उसके बाद ही मेरी समझ में नहीं आया झगड़ा क्या है। पैसे तो मैंने कमा लिए थे लेकिन वो बर्बाद हो गए अज्ञानता के भाव में, अनुभव के भाव। तो इसका इलाज ये है, जो एग्जिस्टिंग शेयर हैं उनकी बैलेंस शीट पढ़ना सीखिए। ये मुश्किल नहीं है भाई, बिल्कुल मुश्किल नहीं है बैलेंस शीट पढ़ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़ना, क्वार्टर रिजल्ट्स पढ़ना, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना। आप पढ़ लीजिए। अरे भाई, आप हफ्ते में एक जो रिजल्ट आते हैं ना, उनके रिजल्ट्स पर नजर डाल लीजिए। जो आपके पास जो शेयर है या जो आपने 5-7 शेयरों पे जिन पे आप नजर या खरीदने का इरादा रखते हैं, उन शेयरों पर नजर डाल लीजिए आप। तो और उनके रिजल्ट्स को देख लीजिए, बहुत सिंपल है। अच्छा, और स्क्रीनर ही खोल लीजिए, उसमें ओरिजिनल रिजल्ट ना देखो, स्क्रीनर पे देख लीजिए। आप 2 मिनट लगेंगे रिजल्ट, विद इन 2 मिनट्स यू कैन सी द रिजल्ट। बहुत सिंपल है। कोई कहता है मैं कॉमर्स नहीं पढ़ा साहब मेरा कॉमर्स, अरे क्या जरूरत है कॉमर्स बैकग्राउंड की, कोई जरूरत नहीं यार। ग्रोथ साफ दिखाई दे रही है उसमें, ईयर टू ईयर कंपेरिजन कर लीजिए, उसमें कहाँ दिक्कत है ये बताओ आप। और बाकी ओपिनियन के लिए हम जैसे लोग बैठे हैं, आप आइए, बताएंगे हम आपको। भाई और चीज़ों को चलो पता नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट की क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, कंपटीशन क्या है, गवर्नमेंट की डंपिंग एंटी डंपिंग क्या है। अभी जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में मैंने बताया ना, 10 से 20% के बीच में वहाँ पर डबल डिजिट के अंदर फार्मा प्राइसेस गिर गई हैं, मतलब। तो नेचुरली इनकी इतना ही प्रॉफिट है इनका, तो नेचुरली दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मा सेक्टर विल कम डाउन एंड प्राइसेस एंड द शेयर विल आल्सो कम डाउन। अकॉर्डिंगली आप बदल लीजिए अपने आप को, कुछ बेच लो, कुछ रख लो, ऐसा ही होता है। थोड़ा बहुत चलो इसको जो सेक्टर चल रहा है उस पर लगा देते हैं, थोड़ा बहुत सेक्टरल रोटेशन चलाते रहिए, कोई बात नहीं। बाकी पकड़ के बैठ जाइए शेयरों को, कोई अच्छे शेयरों को। और फिर भी उसमें भी ये है कि फार्मा में, मतलब जैसे एफएमसीजी के शेयर हैं, कॉर्पोरेट बैंक्स के शेयर हैं, आईटी के शेयर हैं, इनमें कोई माथाफोड़ी नहीं है। मैं आपसे, कोई छोटे मोटे चेंजेस होते भी हैं तो वो सब थोड़े टाइम में नलीफाई हुआ जाते हैं, कोई खास बात नहीं है। अब मैं इसमें रेमेडीज क्या करी जाए आपको बताता हूँ। जब आईपीओ आता है तो उसका जो चित्तौड़गढ़.com पे, चाणक्य पे, आईपीओ वॉच में कई साइट्स हैं। सबसे बेस्ट आईपीओ वो चित्तौड़गढ़ और चाणक्य है, उन पर आप रीडिंग मार लें उसकी। और चित्तौड़गढ़.com पे एक दिलीप दावड़ा का आर्टिकल आता है, हर इश्यू पे लिखता है, उसी में लिखता है, सब साइड है उसकी, दिलीप दावड़ा के नाम से। उसको आप खोल करके पढ़ लें प्लीज, 5 मिनट लगेंगे। नहीं समझ में आता 2-3 बार में पढ़ लें, रुक के पढ़ लें, समझ लें, अच्छी तरह से आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। वो बहुत बढ़िया लिखता है वो, आई लाइक दैट। मैं भी वो पढ़ता हूँ। सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, विचार जानने पड़ते हैं लोगों। आप ये मत मानिए कि मैं उसका पढ़ता हूँ तो मुझको ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। बड़े से बड़े जर्नलिस्ट, बड़े से बड़े सर्वेयर, बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट व्यूज जानते हैं, सर्वे करते, तो उस तरह देख लीजिए। और उसमें वो सब चीज़ बता देंगे, कितनी तो इक्विटी हो जाएगी आईपीओ के बाद, कितनी इसकी ईपीओ आ जाएगी, ईपीएस आ जाएगी, प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है, इसके दूसरे कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, पीयर्स कौन से हैं, कंपनी का पी रेशियो क्या है,
हाई प्राइस्ड है या लो प्राइस्ड है, और फिर बाजार के अंदर ग्रे मार्केट का प्रीमियम को देख लीजिए। अच्छा, फिर जो लोग क्या कहते हैं और लोग क्या कहते हैं वो देख लीजिए। चाणक्य को पढ़ लीजिए, 5-5 मिनट लगते हैं इनको पढ़ने में, कुछ ज्यादा टाइम नहीं है। आप पढ़ने की आदत डाल देंगे ना तो ये आदत डेवलप हो जाएगी आप, और आप किसी से मात नहीं खाओगे। एक तो पढ़ लिख के लगाइए। दूसरी बात है, आपको कोई अलॉटमेंट आया है और उस पर 20, 30, 40%, 10% जो भी प्रीमियम है, एक बार तो उसको ठोक दीजिए। कुछ नहीं, जो बेचा कुछ है, प्रॉफिट बुक कीजिए एक बार था, और वॉच लिस्ट में डाल लीजिए उस शेयर को। उसकी अगर बहुत ही बढ़िया लगता है आपको, लोग कहते हैं बहुत बढ़िया है, तो उसको आप वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। उसके जो रिजल्ट्स आए उनको वॉच कीजिए। 2 क्वार्टर की वर्किंग आने के बाद ही खरीदने का निर्णय लेना आप। वरना क्या होता है कि वो जो आईपीओ लाते हैं, जब पैसा लेना होता है ना, तो उसमें वो बैलेंस शीट को रोजी बना के ले आते हैं। देखो, छोटी मोटी गड़बड़ करेगा। ये टाटा टेक्नो, तो टाटा का शेयर है, ईमानदार मैनेजमेंट है ना। इनका आईपीओ आया जब तक तो वो वर्किंग सही थी क्वार्टर्स की, और आईपीओ सब्सक्राइब बंद, आईपीओ के बाद जो जो रिजल्ट्स आए वो खराब आ गए। ये क्या बात है? तो आईपीओ के लिए लाए थे रिजल्ट, तो वो जो पहले के रिजल्ट थे आईपीओ के लिए रोजी पेंट करके लाए थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टाटा गड़बड़ है। देखो, ये वो भी बिजनेसमैन आफ्टर ऑल, उनको अपनी इंडस्ट्री चलानी है, ग्रुप को चलाना है, वो तो सब करेंगे। लेकिन आप भी आज तो सावधान रहो। आप खाली नाम के पीछे क्यों दीवाने हो जाते हो? मतलब कोई भी आदमी किसके पर कतर ले जाए कोई पता नहीं। देखिए, मैं आपसे बता, पैसा ऐसी चीज है, तो उसको 2 क्वार्टर की वर्किंग आने के बाद ही आप खरीदने का निर्णय ले। चाहे महंगा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, 25-40% ज्यादा मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अनदर थिंग, खरीदने के बाद आपने कोई शेयर खरीद लिया, आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, और रिजल्ट आते हैं क्वार्टर एंड होने के बाद 2 महीने के अंदर। तो आप ये आजकल तो moneycontrol.com भी देता है कि बोर्ड बैठक कब है रिजल्ट्स के लिए। डायरी में नोट करते चले आइए तारीख को कब रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट को आप खोल के देख लीजिए। दूसरे दिन तक स्क्रीनर पे moneycontrol.com मिल जाते हैं। उसको आप मैंने बीएसई पे ओरिजिनल रिजल्ट नहीं खोलना चाहते, इन दोनों पे देख, दूसरे दिन मिल जाएगा वो रिजल्ट। कौन काल भी मिल जाएगी उसको, कौन काल को भी समझ लीजिए। सब कुछ राज है उसमें। बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, म्यूचुअल फंडों के जो अफसर आते हैं, ब्रोकर्स के आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं बड़े बड़े। आप में मान लीजिए आपको इतना ज्ञान नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछो, आप भी पूछ सकते हो। मना दी किसी, एवरीबडी, चाहे शेयर होल्डर हो चाहे नहीं हो, एनीबडी कैन आस्क द क्वेश्चन। टेलीफोन पर कहीं जाना भी नहीं, वर्चुअल है वो सिस्टम है, उस पर आप देखिए, क्वेश्चन पूछो, तबीयत से आप उसी समय पूछो। आपके पास उस समय टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं, आप बाद में आती है तसल्ली से पढ़ लीजिए। स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो उसको पढ़िए, आप समझिए क्या कहते हैं, सारी नॉलेज आती चली जाएगी यार। मतलब आप लोग ऐसा क्यों करते हो, मतलब मेरी समझ नहीं आती। बस यही है, क्वार्टर के रिजल्ट पे नजर रखें, और आप देखिए उसमें लगातार नजर रखिए। टेक्नो फंडा एनालिसिस करते रहिए। आप उसको ग्राफ भी देखना कोई मुश्किल काम नहीं है। ग्राफ को देख करके बहुत ईजी है भाई। कोई शेयर चढ़ रहा है, मान लो हायर बॉटम हायर टॉप बढ़ाता चला जा रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है, बीच में टूटता है वो, लेकिन जो पिछला लोअर था ना उससे नीचे नहीं जाता, इसका मतलब शेयर ऊपर जाएगा। 52 आई देख लीजिए, 100 डे मूविंग एवरेज देख लीजिए, 30 डे मूविंग एवरेज देख लीजिए, ये 200 डेज मूविंग एवरेज देख लीजिए, सबसे चेक कर लीजिएगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं पाएगी। ओके, वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है। तो ये तो टेक्निकल हो गया। फंडामेंटल आपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लो, क्वार्टर रिजल्ट देखो, इसके उसकी कौन काल देखो, और एक दफा एनुअल रिपोर्ट भी नजर कर लो जैसे ही टाइम मिले। क्या बुराई है उसमें? मैनेजिंग डायरेक्टर का लेटर, चेयरमैन का लेटर टू द शेयर होल्डर, और डायरेक्टर्स रिपोर्ट, इन तीनों को पढ़ डालिए आप। क्या दिक्कत है उसमें? इनसे बहुत कुछ हाथ लग जाएगा। अनदर थिंग, लार्ज कैप जो शेयर है, और किसी की भी रिकमेंडेशन से फटाफट खरीद मत डालो, किसी की भी रिपोर्ट से मत खरीदो। आप खुद देखिए, ये जो मैंने बताई इन चीजें,
भाई ये जो कॉनकॉल है ये कहीं जाती नहीं, क्वार्टर रिजल्ट मौजूद रहता है, इनको देख तो लो एक बार अवलोकन मोटे रूप में देख लो भाई, कहीं ये नहीं कि बिल्कुल ही कोई चूना लगा जाए, ऐसा मत की। और खबरों पे नजर रखनी पड़ेगी, जैसे डेल्टा कोर पे खबर आई, देखिए आज कोई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इस पे 1600 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी, इसकी तंदुरुस्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1600 करोड़ से, इसका एक महीने का प्रॉफिट नहीं, एक महीने से प्रॉफिट के, एक महीने के प्रॉफिट से भी कम है 1600 करोड़ रुपए। तो और अगर किसी छोटी मोटी कंपनी बे डेल्टा कोर पे 4000 लगा दिया, दम निकल गई, उसके मर गया, अंतिम संस्कार के अलावा कोई चारा नहीं। तो ये सारी बातें हैं, प्लीज मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, मैं बहुत कड़क भाषा का उपयोग करता हूं, और कड़क जो सही और ईमानदारी की बात होती है वो कड़क ही। आप किसी ईमानदार दुकानदार से बात करोगे जिसकी फिक्स रेट सिस्टम और रीजनेबल प्रॉफिट लेके फिक्स है, ये नहीं उठपटांग से फिक्स रेट करा है, उससे आप कहोगे कि साहब कुछ कम कर दो, भाई साहब देखो मैं एक ही रेट देता हूं, आपको पसंद हो ले लो, नहीं पसंद हो मत लीजिए, कहीं और दे, वो परवाह नहीं करेगा ग्राहक। कारण क्या, ग्राहक कब तक लौटेगा, और छह जगह धक्के खा के आ जाएगा, मतलब आखिरकार वो आएगा रिजनेबल रेट पे आएगा, लेकिन वो रेट रिजनेबल है। उसी तरह से आप लोग पढ़िए, लिखिए, समझिए, किसी पर आश्रित मत कीजिए। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, मैंने अरविंदो बेच दिया आज, नाटको बेच दिया आज, मतलब बेच दिया, मतलब एडवर्स खबर आई सोल्ड आउट, तो मेरे से ब्रोकर के वो जो आदमी थे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, मेरे से पूछा उन्होंने, कहते जी क्या बात हुई, मैंने कहा प्राइसेस गिर गई, ईमानदारी की बात ये इसलिए मैंने ठोक दिया इसको, खत्म। वो चुप रहेगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से जो भी करेगा करा लेगा, जो ईमानदारी की बात थी मैंने बता दी। दिस इज द पोजीशन। आदमी को कभी भी शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, प्रेस्टीज इशू नहीं बढ़ाना चाहिए, साहब कल तो मैं ये कह रहा था आज क्या कह रहा हूँ, साहब मैंने तो मेरी वाइफ को कह दिया, मेरे पापा जी को कह दिया, साहब मैंने शेयर खरीदार इतना हो जाएगा और आज मैं कैसे बेच दूं, कोई संकोच नहीं, पैसे का मामला है, तुरंत ठोक दीजिए अगर गड़बड़ाई। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध यही है कि मेरा जो मैंने पूरी मेहनत से सोच समझ के वीडियो बनाया है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, कल मिलते हैं।